अंजू, अंजू, यह कहाँ है? अदिति जी, मुझे माफ करना। तुम्हारी बहन माया कहती है कि तुम अपने पुश्तैनी घर में ठीक से नहीं रह रही हो। क्या तुम इस विरासत को वापस लेने आ रही हो? एक श्रद्धांजलि फोटो खरीद लो ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। यह क्या है? मेरी आत्मा का स्थानांतरण एक ही नाम वाले मछुआरे के वंशज में हो गया है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? क्या अगले हफ्ते हम दोनों कहीं मिलकर बात करेंगे? चिंता मत करो, बस कुछ मिनट आराम करो, ठीक हो जाओगी। इतनी ऊंची इमारत अस्पताल है, बहुत अच्छा। आज हमारे लोग फिर कभी उस तरह का दुख नहीं झेलेंगे। बस अंकित, शालिनी दीदी। माया, सेवा करो सुंदरी। हालांकि मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन तुम्हें इतना भावुक होकर रोने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा करते हैं? बेहतर होगा कि तुम खुद को समर्पित कर दो। या फिर इतनी समानता है। एक ले आओ। लेकिन अदिति कभी इतनी शरारती नहीं होगी। अर्जुन, ये भाई है, तुम्हारी पकड़ लो। AD2222222222। चेहरे का रंग गहरा और निस्तेज, ऊपरी होंठ हल्का और निचला होंठ फटा हुआ। साफ दिख रहा है कमजोर प्लीहा और पेट में ठंडक वाला व्यक्ति है। यह आइसक्रीम और बारबेक्यू। अब हमें जिस चीज की जरूरत है वह है शौचालय। यह तो वैद्य है, मैं मानने वाला नहीं हूं। अरे बाप रे, शौचालय शौचालय वहाँ है। यहाँ से नहीं निकलेगा। अरे यार, इसे तोड़ दो। यही है अदिति समूह का हवेली। अदिति जी को अभी वापस लाया गया और उनका बुरी घटना का सामना करना पड़ा। लगता है मुझे अदिति समूह की परंपराओं को ठीक करना होगा। मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे दीदी को जल्दी लेने जाना चाहिए था, तो उनकी अपहरणकर्ता द्वारा हत्या नहीं होती। माँ, मैंने तुम्हारा बुरा किया। अदिति, मुझे मत कोसना। अदिति समूह के मुखिया, दादाजी के सबसे वफादार वंशज। अगर तुम वापस आ गई तो मेरा पद बच नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। माया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर दादाजी इतनी उम्र में न होते, अपनी खोई हुई पोती को याद करते, तो मैं उसे वापस नहीं लाती। वह तो बस तुम्हारे पिताजी और उनकी पूर्व पत्नी की एक अवैध संतान है। मैंने पहले ही उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। सारी गलती मेरे पिताजी की है, जो परिवार के खून को बाहर असुविधाजनक स्थिति में नहीं रहने देना चाहते। मेरी नज़र में तुम्हारे पिताजी की बात है। तुम्हें अक्षम समझते हैं और अदिति को ढूंढकर पारिवारिक व्यवसाय विरासत में दिलाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अदिति, उसमें भी कोई खास योग्यता नहीं है। एक निकम्मा। खो गई तो खो गई। तुमने अभी किसे निकम्मा कहा? बोलो बोलो, तुमने अभी किसे निकम्मा कहा? अदिति, तुम मर नहीं गई थी। तुम इंसान हो या भूत? इतना हंगामा मत करो। जितना डर और घबराहट दिखाओगी, तुम्हारे जैसे स्वभाव से तुम अदिति परिवार की कहलाने लायक हो। वह जिंदा कैसे लौट सकती है? उसे मेरी हर चीज छीनने नहीं दूंगी। दीदी, तुम्हारा वापस आना बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। फंस गई। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे मारो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरे सामने इस तरह की छोटी मोटी चालें मत चलाना। इस तरह के तुच्छ हथकंडे। तुम अभी बच्ची हो। धृष्टता, क्या तुम्हें बड़ों का कोई आदर नहीं? घुटने टेको।
मुझे उससे थोड़ा डर क्यों लग रहा है? हमने सोचा था तुम शांत रहने वाली हो, लेकिन तुम वापस आते ही माया को सताने लगी। माँ, अगर दीदी का गुस्सा शांत हो जाए तो मेरा थोड़ा दुख सहना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो माया कितनी भली है, अब तक तुम्हारी तरफ से बोल रही है। तुम यह बेईमान चीज इस कूड़े को खजाना समझ रहे हो? अदिति समूह तुम जैसे लोगों के हाथों में कैसे पड़ गया? सचमुच लाइलाज बेवकूफ। योग का ज्ञान तुम जैसे लोगों के हाथों में कैसे पहुंच गया? सच में बेवकूफी की हद हो गई है। धृष्टता, मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, आप गुस्सा न करें। दीदी अभी गांव से लौटी हैं, सीधी बात करती हैं, जान बूझकर आपकी बात नहीं काट रही हैं। क्या सीधी बात? बस अशिष्ट और बिना तहजीब की हैं। मेरे ख्याल से गांव में रहकर बुरी आदतें सीख ली हैं, अब से माया से अच्छे से सीखो। चुप रहो। युद्ध के उस कठिन दौर में हम लाखों ग्रामीण और आम लोगों के सहारे ही टिके थे। गोलाबारी में जोखिम उठाकर दी गई मदद, उनका जान की परवाह न करना न होता तो तुम्हारा ये शानदार जीवन कहाँ से आता? बस करो। इतनी बातें समझाना भी बेकार है, तुम समझोगे नहीं। इतने साल बेकार जिए हो। ठीक है, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। मेरा कमरा कहाँ है? दीदी चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। दीदी माफ कीजिए, घर में खाली कमरा नहीं है, आपको भंडार कक्ष में ही रहना पड़ेगा। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत माता पिता से कहूंगी कि तुम इस गांव की लड़की को वापस गांव भेज दें। बढ़िया, यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहती थी। तुम शोर भी नहीं मचा रही हो। हम देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकती हो। तापमान भी बिल्कुल ठीक है और नमी भी सही है। अरे, जड़ी बूटियां उगाने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। पिछले जन्म में जड़ी बूटियां उगाने का हुनर अब काम आएगा। बस अफसोस कि श्यामू की मदद नहीं है। कल जो लड़का दिखा वह श्यामू जैसा ही लगता है। श्यामू, जल्दी आओ, देखो ये जड़ी बूटियां जल्द ही फ्रंट पर भेजी जा सकेंगी। गुरुजी, आप तो कमाल के हैं। इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी जरूरी औषधीय सामग्री उगा दी आपने। इससे फ्रंट की बड़ी समस्या हल हो गई। वाह, तुम्हारा खाना। यह बासी क्यों है? दीदी, यह रसोई ने तुम्हारे लिए खास बनाया है, जल्दी खा लो। अगर खास बनाया है तो बासी क्यों है? अरे, मुझे डर था कि दीदी गांव से हैं, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जान बूझकर बासी कर दिया। हाँ, तुम्हारे इन छोटे छोटे गंदे इरादों के लिए तुमने अनाज को इस तरह बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है युद्ध के समय इस एक मुट्ठी अनाज से कितने घायलों की जान बच सकती है? जब दीदी को इतनी कदर है तो तुम ही सारा खा लो, बिल्कुल बर्बाद मत करना। यू परिवार की परंपराएं अब चिंताजनक हैं। लगता है इन नौजवानों को सही सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बर्बादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम खाओगी? आह, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ो। रुको जरा। माँ, पिताजी, उसने तुम्हें चोट पहुँचाई? माता, पिता, मैं दीदी के लिए खाना लेकर अच्छे इरादे से आई थी, उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं खाना चाहती तो छोड़ दो, मुझे क्यों खाने पर मजबूर कर रही हो? वाह, रसोई ने मेहनत से बनाया खाना तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम खुद देखो, इतनी बदतमीजी से पेश आने के काबिल हो क्या? जंगली की तरह अगर माया के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो क्या तुम्हारी हैसियत है उसकी भरपाई करने की? यू शेंग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बार बार हमारी माया को परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि माया से माफी मांगो, बार बार। क्या तुम सबकी नाक काम नहीं करती? क्या पता नहीं चला कि यह खाना खराब हो गया है? दीदी, अगर आप नहीं खाना चाहती तो छोड़ दो, मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बस एक कटोरी खाना है, खराब हो गया तो फेंक दो। इतना बड़ा मामला बनाने की क्या जरूरत है? तुम लोग इस तरह अनाज बर्बाद करने दे रहे हो। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? बस एक कटोरी खाना है, क्या हमारा यू परिवार इतना बर्बाद नहीं कर सकता?
यू परिवार की पैतृक शिक्षा की पहली सीख, मेहनत से घर चलाओ, किफायत से चरित्र बनाओ। क्या तुम सबने यह कुत्ते के पेट में डाल दिया? तू मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? आज देखता हूँ तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माया, बैठ जाओ। ये बड़े भाई के घर का भतीजा है, गोलू। पिताजी, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? वो एक बेटी है। हाँ, पिताजी को सीख दे रही है। पिताजी को सीख दे रही है। तुमने अनाज बर्बाद किया और तुम्हें सही लगता है? ये बेटी बुआ जी से बिल्कुल मिलती है। बेटी, तुम अदिति हो ना? तुम सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि चाल चलन में भी मेरी बुआ जी जैसी हो। लगता है मेरा ख्याल सही था। तुम्हें पहले ही वापस बुला लेना चाहिए था। दादाजी, आप उसके झांसे में मत आइए, ये सब नाटक है। असल में ये एक अशुभ है। चुप रहो। तुम देखो तुम कैसे भड़कीले कपड़े पहने हो, ठीक से खड़े भी नहीं हो। तुम हम अदिति परिवार के किस लायक हो? पिताजी, अदिति तो एक देहाती लड़की है, तहजीब नहीं जानती। इसे ठीक से सीखना चाहिए। देखो, हमारी माया जैसी कहाँ है। लगता है सीखने की जरूरत तुम्हें। मैंने तुम्हें बचपन से पारिवारिक सिद्धांत सिखाए और तुमने तो सब भुला दिया। आज से रोज एक बार पारिवारिक सिद्धांत लेकर मुझे दिखाओ। वाह तुम। हाँ, लिखूंगा। ठीक है। पारिवारिक सिद्धांत मेरी बुआ जी ने बनाए थे। वो एक महान मिलिट्री डॉक्टर थी। वो युद्ध के मैदान में गईं, दुश्मनों से लड़ी। उनके कहे शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। तुम सब इन्हें दिल में बिठा लो। मुझे लगता था अदिति परिवार के सब लोग अपनी जड़ें भूल गए हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कोई पारिवारिक सिद्धांत याद रखता है। अदिति, तुम पागल हो गई हो। ये तो दादाजी हैं। तुम दादाजी से ऐसे बोलती हो? ये बोलने का अंदाज बिल्कुल मेरी बुआ जी जैसा है। आप दादाजी, तुझे क्या हुआ? तू ही तो जिम्मेदार हो। दादाजी को बीमार कर दिया तुमने। अगर दादाजी को कुछ हुआ तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। पिताजी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। यह तो पुरानी बीमारी है, जन्मजात है। तुम क्या कर रही हो? यह खास दवा है, इससे उनकी तकलीफ कम होगी। बकवास। तुझे एक गांव की लड़की को दवाई की क्या समझ? दूर हटो मेरे सामने से। दादाजी, आपको अच्छा लग रहा है क्या? बहुत बेहतर। बुआ जी तो नहीं हो सकती, वे तो कई साल पहले ही चल बसी हैं। बेटी, तूने तो कमाल की दवाई की है। हमारे अदिति समूह में तो तुम सबसे आगे हो। अदिति, महीने के आखिर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर है। तू हमारे अदिति समूह की तरफ से जाना, लोगों को दिखाना कि हमारे अदिति समूह की बेटी कैसी होती है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर से न सिर्फ लोगों की मदद होगी बल्कि अनुभव भी मिलेगा। बढ़िया। अच्छा, मैं चलूंगी। वह इतनी जल्दी दादाजी का विश्वास हासिल कर लेगी? इस तरह तो मुझे जल्द ही अदिति समूह से निकाल दिया जाएगा। इस कमीनी को बार बार शोहरत नहीं मिलने दूंगी। हमारे अदिति समूह को आखिरकार एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। मैनेजर जी, कॉन्टैक्ट परिवार से संपर्क करो और कहो मैं मान गया हूँ। दोनों परिवारों की शादी तय हो गई है। अर्जुन को भी कल निःशुल्क चिकित्सा शिविर में भेजो ताकि अदिति के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो। दादाजी, अर्जुन तो बिल्कुल लापरवाह और आलसी है। शायद अदिति जी के लायक नहीं है। तुम सिर्फ उसकी बाहरी छवि देख रहे हो, अंदर का दिल नहीं देख पा रहे। हाँ। आज मैं आप सभी से अपनी पोती अदिति का परिचय कराना चाहता हूँ। वह युवा जरूर दिखती है, लेकिन उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है। वह हर तरह की मुश्किल बीमारियों का इलाज करती हैं। आज के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वही मुख्य डॉक्टर हैं। अब निःशुल्क चिकित्सा शिविर शुरू होता है। सचमुच वही है। चांग भैया, ये दादाजी इतने बड़े बड़े दावे कब से करने लगे? एक देहाती और क्या इलाज करेगी? तुम्हारा दिमाग मैं चलाता हूँ, तुम हाथ चलाना। नहीं तो चांग भैया, तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। मेरी मंगेतर तो बेशक मेरी पत्नी से बेहतर है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो कृपया बारी से इलाज के लिए आ सकते हैं। ये लड़की इतनी छोटी सी दिखती है, क्या ये भरोसेमंद है? सुनने में तो यह भी आया है कि देहात से है, इसमें ऐसा क्या हुनर होगा? हमें गिनी पिग न बनाए। अगर अस्पताल को निःशुल्क इलाज करना नहीं है तो सीधे कह देते। ऐसी एक छोटी लड़की को लगाकर हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, खाओगे तो जान जाएगी। अरे नहीं।
डॉक्टर अदिति, क्या आप मेरे लक्षण देख सकती हैं? तुम हो, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? तुम्हें एक्यूट एलर्जी है। अलविदा। अरे तो फिर तुम जल्दी हट जाओ। हवा का बहाव बनाए रखो। हटो हटो। चेतना जगाने वाले बिंदु पर, हृदय को मजबूत करने और मन को शांत करने वाले बिंदु पर। बेकन चुप है। डॉक्टर अदिति, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। आपने मेरे एलर्जी के लक्षणों को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। तो सब लोग निश्चिंत होकर डॉक्टर अदिति से इलाज करा सकते हैं। अरे हे भगवान, क्या एक्यूपंक्चर से अस्थमा भी ठीक हो सकता है? वाह वैद्य, मुझे इस डॉक्टर अदिति से इलाज करवाना है। मुझे भी। भीड़ न लगाओ, कतार में लग जाओ, सबको मौका मिलेगा। अनिल भाई, तुम ठीक हो ना? बस इसलिए सबको डॉक्टर अदिति पर विश्वास हो रहा है। तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। आपने कहा कि बात करना है कि आपने कहा। मेरा सलाम कबूल करो। तुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किया। अरे अरे अब तुम दोनों की बारी है। क्या करना है पता है ना? पता है, फिक्र मत करो मैडम माया, हम उस डॉक्टर का काम तमाम कर देंगे। जाओ, कुछ और मीडिया वालों को ढूंढो। मैं इस मामले को बड़ा बनाना चाहती हूँ ताकि अदिति का यहाँ कोई ठिकाना न रहे। नहीं, अच्छे से देखभाल करनी होगी। नींद का ध्यान रखना। यह दवा आजमा सकते हो। पहले दवा का असर देखो। लक्षणों पर नजर रखना। अगला, तुम्हारी दवा जहरीली है। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम यह नकली डॉक्टर, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुमसे बदला लूंगा। तूने मेरी बीवी को मार डाला। मैं तेरी जान लूंगा। अरे मीना जी, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उसी ने मेरी बीवी को मारा है। आप मेरा न्याय करें। चाकू से चोट लगी और तुम सच को झूठ बता रहे हो। तुम्हारी पत्नी की नब्ज में ऊर्जा और रक्त का ठहराव था। मेरी दवा सही इलाज करने के लिए थी। गलती नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बीवी को तुमने ही मारा है। मैंने कहा, मैंने अपने निदान के आधार पर उचित निर्णय लिया, जब तक कि कोई सच्चाई छिपाना न चाहे। मैं समझ गया, तुम लोग साफ मुकर रहे हो। सबने सुना ना? यह अस्पताल मानव जीवन की उपेक्षा करता है, अब पलटकर हमला कर रहा है। यह साफ है कि आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। सब बताओ क्या करें? इस बेईमान अस्पताल को तोड़ दो। 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 इस बेईमान, सब कहते हैं क्या करें? उसे मार डालो। बाबा रुको। अच्छा, देखो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। देखता हूँ तुम इससे कैसे निपटते हो। सब लोग शांत हो जाइए। मेरी एक बात सुनिए। मेरी दीदी अभी गांव से लौटी हैं, बस दिखाने की जल्दी में थीं, इसलिए ये बड़ी गलती हो गई। मैं अदिति परिवार की तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। अब जान का मामला हो गया है। हम अदिति परिवार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी ताकि आप सबको जवाब मिल सके। अबू जल्दी करो, उसे पकड़ लो। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। ये बुजुर्ग तो ठीक है ना? बलराम, हम्फ, बहुत हिम्मत है। चोर पकड़ो। मेरे पास सीसीटीवी का वीडियो सबूत है जो साबित करता है कि मैडम को फंसाया गया है। गु मिंगचेंग, तुम एक अय्याश लड़के हो। तुम यहाँ उलझन मत बढ़ाओ। क्या तुम डर रहे हो? मुझे डरने की क्या बात है? नहीं, मेरे कहे अनुसार करो। अदिति जी ने कहा है, बस अदिति को हल कर लिया, पैसे की कमी नहीं रहेगी। हम्फ, ठीक है, चिंता मत करो। हम
मैं प्रोफेशनल हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी करतूत है। चोर चोर मौसेरे भाई। हमें मूर्ख बना रहे हो। यह झूठा है। मैं इन दोनों को जानती तक नहीं। यह जरूर अदिति है। यह जरूर अदिति ने मुझे फंसाने की साजिश की है। माया, मैंने सोचा तू अदिति परिवार की है, बार बार सहन किया, लेकिन तू बार बार ऐसे घटिया तरीके अपना रही है। क्या मैं तेरे साथ बहुत नरम रही हूँ? पिताजी, दीदी ने कहाँ से ये वीडियो ढूंढ लाए मुझे बदनाम करने के लिए? आपको मेरा साथ देना होगा। माया इतनी छोटी है, ऐसा काम कर ही नहीं सकती। चाचा जी, यह वीडियो निगरानी कक्ष से ही मिला है। पिताजी, आप उनकी बातों में मत आइए। बस काफी है माया, तुम्हारा दिल इतना छोटा है और मुंह से झूठ ही निकलता है। हमारे परिवार में तुम जैसा बच्चा कैसे पल बढ़ गया? क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और इतना बुरा? शायद यह सब अदिति की वजह से हुआ है। तुम चुप रहो। मेरे हिसाब से अदिति बहुत अच्छी है, उसका चरित्र उच्च है, उसकी काबिलियत शानदार है। आगे चलकर वह हमारे परिवार की धुरी जरूर बनेगी। जहाँ तक बात है माया की, उसे उसके असली माता पिता के पास वापस भेज दो। दादाजी, नहीं दादाजी, मुझे न निकालें। पिताजी, मेरी एक विनती सुन लीजिए। मैं सचमुच यहीं रहना चाहती हूँ। पिताजी, बच्चे से गलती हो गई है, उसे सिखा पढ़ा देना काफी नहीं है, उसे निकाल देना थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं होगा? हम माया, वह देखो। अदिति, तुम क्या सोचती हो? दीदी, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है, सब मेरा ही कसूर है। कृपया मुझे यहाँ से ना निकालें। तुम बुरी आदतें मुश्किल से बदलती हैं, सजा जरूरी है। कोई भी सजा मैं मान लूंगी, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। तो फिर घर के घरेलू सहायकों के साथ खाना बनाने और काम करने लगो और समुदाय में स्वयंसेवक बनकर जाओ। तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना सीखना ही होगा। मैं जरूर करके दिखाऊंगी। कौन कहता है? देखते रहो, यह मामला खत्म नहीं हुआ। अर्जुन, आज तो तुमने बहुत मदद की। मैंने अपनी मंगेतर की मदद की, यह तो स्वाभाविक है ना? मुझे किसी मंगेतर की जरूरत नहीं है। क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, कोशिश जारी रखो। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन भाई, यह शांत सुंदरी तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ देता हूँ। गारंटी है कि उत्साहपूर्ण होगी। तुम क्या समझते हो? अदिति अद्वितीय है, मैं जरूर उसे पालूंगा। अर्जुन भाई, तुम तो अब टॉप लेवल के प्रेमी बन गए हो, और चाटुकारिता मत करना। युएक्सियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिल्लाने की? मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। यह देखना होगा कि तुम्हारी किस्मत में है भी या नहीं। वह बेवकूफ यहाँ आते ही फिसल जाएगा। अगर गलती से ग्लास की बोतल में रखी कीमती जड़ी बूटी टूट गई तो विशाल पर्वत में अज्ञात बीमारी फैली है, स्थानीय फैक्ट्रियां बंद हैं। मुझे याद है पिछला जन्म में विशाल पर्वत में भी ऐसी ही अज्ञात बीमारी फैली थी। नहीं, मुझे वहां जाना होगा। दीदी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? अरे तुम, हाँ माया, तुम ऐसे कैसे हो गई? क्या? मेरी जड़ी बूटियां औषधीय शराब बनाने के लिए थीं। सैकड़ों बार प्रयोग किए, आखिरकार दवा बन गई, और तुमने उसे एक पल में बर्बाद कर दिया। तुम लोग, आखिर यह किसने किया? पिताजी, माफ कीजिए, मैं अभी यहाँ फर्श पोंछ रही थी। दीदी ने अचानक जान बूझकर पीछे से धक्का दिया। मैंने अनजाने में आपकी औषधीय शराब गिरा दी। माफी मांगने वाली तो वह है। जब से तुम हमारे घर आई हो सब अस्त व्यस्त हो गया है। तुम एक अशुभ हो। इस औषधीय शराब की जड़ी बूटियों का अनुपात गलत है। तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम इस अशुभ ने न सिर्फ मेरी कड़ी मेहनत बर्बाद की, बल्कि झूठ भी बोल रही हो। शुरू से ही तुम्हें वापस लाना एक गलती थी। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, हमारे मेघ परिवार से निकल जाओ। 25 डिग्री का स्थिर तापमान, 1 महीने बाद यह औषधीय शराब तैयार हो जाएगी। हाँ, यही वो फॉर्मूला है। तुझ पिताजी, आप उसके झांसे में मत आइए। वह आपसे ज्यादा कैसे जान सकता है? अगर 1 महीने में नाकाम रहा
तो आपकी कड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, अगर 1 महीने में नाकाम रहा तो तुम हमारे परिवार से निकल जाओ। 1 महीने बाद की जरूरत नहीं, 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। विशाल पर्वत में अज्ञात बीमारी फैल गई है, मुझे वहाँ मदद के लिए जाना है। विशाल पर्वत में अज्ञात बीमारी बहुत गंभीर है, तुम वहाँ जाकर क्या कर पाओगी? मरने जा रही हो क्या? मैंने सुना है वह अज्ञात बीमारी जानलेवा है। यह मूर्ख खुद ही मरने जाने को तैयार है। पिताजी, दीदी के बारे में ऐसा मत कहिए, वह तो बड़ी समझदार हैं। हमारे अदिति समूह का नाम रोशन करने जा रही हैं। नाम रोशन? हाँ, उसके बस की बात है। मैं आपकी सहमति लेने नहीं आई हूँ विशाल पर्वत, मैं जरूर जाऊंगी। चली जाए तो अच्छा है, घर में उपद्रव कम होगा। मैनेजर ली, फंड तैयार करो। अगर वह बाहर मर गई तो लोग हम पर आरोप लगाएंगे। पिताजी, विशाल पर्वत में महामारी फैली हुई है, शायद वह अंदर जा भी न पाए। जब वह पहुंच जाए तब पैसे देना भी देर नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। मैनेजर ली, आदेश जारी कर दो, अदिति को 1 पैसा भी नहीं देना है। यह क्या अब मेरी बात नहीं मानोगे? जी मालिक। यह प्राचीन नुस्खा उस लाइलाज बीमारी के लिए मददगार हो सकता है। रवाना होने से पहले सारी औषधीय सामग्री तैयार करनी होगी। जब गोली सूख जाएगी तो उसे बैग में पैक कर सकते हैं। उम्मीद है लाइलाज बीमारी में मदद मिले। अब भी मिट्टी के गोले बनाने का मन है। सोचती भी नहीं कि बिना पैसों के विशाल पर्वत कैसे जाओगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबान ज्यादा चलती है। अगर तुम मुझसे विनती करो, शायद मेरा मन अच्छा हो तो तुम्हें ट्रेन टिकट के कुछ पैसे दे दूं। अदिति का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दादाजी, आप कैसे आ गए? मैंने सुना तुम विशाल पर्वत में सहायता के लिए जा रही हो, तो खास तौर पर मिलने आया हूँ। ये सब तुम्हारी तैयार की हुई औषधीय सामग्री है। हाँ, अब तकरीबन तैयार हो चुकी है, कल रवाना हो सकती हूँ। तुमने खुद के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। विशाल पर्वत कैसे जाओगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इलाज की दवाइयाँ पर्याप्त हों, बस। मेहनत और कठिनाइयां सहना अच्छी बात है, लेकिन तुमने सिर्फ ये औषधीय सामग्री ही तैयार की है। शायद पुरानी बीमारी से निपटने के लिए पर्याप्त न हो। मैंने विशाल पर्वत की पुरानी बीमारी का गहन अध्ययन किया है। मेरी गोली न सिर्फ बीमारी दूर करेगी बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाएगी। यही सही इलाज होगा। ऐसा बोल रही है जैसे तुम्हें आता हो। कहीं ऐसा न हो बीमारी ठीक न कर पाओ और हमारे अदिति समूह के 100 साल पुराने नाम को बदनाम कर दो। तुम्हें आता है तो बताओ, पुरानी बीमारी नियंत्रित करने का कोई नुस्खा। दादाजी, मुझे कौन सा नुस्खा आता है? नहीं आता तो अदिति से सीखो। बेकार की बातें कम बोलो, वरना लोग तुम्हारी बुद्धि का हाल जान जाएंगे। दादाजी, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। ये विशाल पर्वत की बीमारी तो देश के टॉप एक्सपर्ट्स भी ठीक नहीं कर पाए। वह एक देहाती क्या कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? अदिति का उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है और उससे भी बढ़कर उसका दयालु हृदय है। कठिनाइयों और थकान से न डरना, यही हमारे अदिति समूह की विरासत की असली पहचान है। अदिति, ये कार्ड तुम रख लो, इस्तेमाल करना। नहीं चाहिए। अरे रख लो, यह भी हमारे पूरे अदिति समूह की तरफ से विशाल पर्वत के लिए एक छोटा सा योगदान है। इनकार मत करो, रख लो। ये कार्ड दादाजी का इकलौता सहायक कार्ड है। पिताजी के पास भी नहीं है। अदिति को यह किस लायक है? जीवन रक्षक दवा। मैं तुझे जानलेवा जहर बना। मैडम नेहा, दादाजी ने बुलाया है, आपको एक बार आने को कहा है। गोनू चला गया था ना, फिर कैसे वापस आ गया? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मेरी प्यारी दीदी, तुम मुझे मत दोष देना। यह जहर बिना रंग और बिना गंध का है। बस थोड़ा सा भी इंसान की जान ले सकता है। तुम्हारी इज्जत धूल में मिलने वाली है। मेरे खिलाफ आई। हम हेलो। आदित्य जी, सुना है आप विशाल पर्वत जा रही हैं। डॉक्टर संजय मेरे साथ आ रहे हैं क्या?
अनिल भाई, तुम्हारी कॉल काट दी गई। जो लड़की मुझे पसंद है उसमें थोड़ा तेवर तो होना ही चाहिए। अरे बाप रे। कोई है? कोई है? गांव में अज्ञात बीमारी फैली है। हम सब ने काम बंद कर दिया है। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं डॉक्टर हूँ, अज्ञात बीमारी की मदद के लिए आई हूँ। आप डॉक्टर हैं? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति है। मैं एक वैद्य हूँ। अज्ञात बीमारियों में मेरा काफी अनुभव है। तुम ही अदिति हो? चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्यों? मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। मुझे तो लगता है तुम हमें नुकसान पहुँचाने आई हो। तुमने ऑनलाइन पोस्ट करके बदनाम करना हमें, जिससे डरकर वो डॉक्टर हमें देखने भी नहीं आ रहे। हमारे कई कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। कौन सी पोस्ट? वो मैंने नहीं डाली। मैं सच में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जल्दी से मुझे अंदर आने दो। झूठ फैलाने वाले और भी हैं। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। सब लोग शांत हो जाइए। तुम यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, सब लोग गौर से सोचिए। डॉक्टर अदिति ने आपकी मदद की है, फिर वो आपको बदनाम क्यों करेंगी? ये जरूर किसी ने जानबूझकर फंसाया है। तुम दोनों साथी हो क्या? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं आते वक्त दोस्त से उस पोस्ट का IP पता चेक करवा चुका हूं। वो विदेश में है। सब लोग गौर से सोचिए। कोई नुकसान पहुंचाने वाला वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? मैं जानती हूँ आप लोगों को अभी यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ शपथ लेती हूँ, यहाँ क्लिनिक खोलूंगी। एक पैसा भी परामर्श शुल्क नहीं लूंगी। अगर यहाँ की अज्ञात बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैं आपकी मर्जी पर हूँ। क्या? नेता की हालत बहुत खराब है। खून की खांसी आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। यह वायरस के कारण होने वाला एक्यूट हार्ट अटैक है। बकवास। ज्ञान जी, यह कमजोर ची और रक्त है और उस पर वायरस का हमला हो गया है। तू ये छोटी लड़की हाथ में ये कौन सी दवा लेकर आई है जो ज्ञान जी को बिना सोचे समझे देने चली है? यह सदियों से चली आ रही एक टॉनिक की रेसिपी है। इसमें बुराई को दूर करने और विषहरण करने का गुण है, उनकी बीमारी के लिए। मैं 30 साल से ज्यादा से डॉक्टरी कर रहा हूँ। ऐसी जटिल बीमारी देखकर भी मुझे संदेह होता है। तू एक छोटी सी लड़की है, हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? ज्ञान जी, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या तू इसकी जिम्मेदारी ले पाएगी? अरे, तो ये डॉक्टर साहब हैं। मुझे लगा कोई कर्ज वसूलने वाला बंदर आ गया है। तुम लोग? महिला डॉक्टर की चिकित्सा कला बहुत उच्च स्तर की है। तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। तुझे क्या पता, तुम सच में परेशानी पैदा कर रहे हो। अच्छा, ज्ञान जी, ये जहर के लक्षण है। तू ज्ञान जी को मारने पर तुली है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने मेरी गोली से छेड़छाड़ की है। ये दवा में सच में कुछ गड़बड़ है। इसे पकड़ो। रुको, मेरे पास एक तरीका है। बकवास है ये। ज्ञान जी में अभी यांग ऊर्जा की कमी है। एक्यूपंक्चर कैसे कर सकते हैं? तू ये लड़की कुछ नहीं जानती। जल्दी से चली जा। मैं एक्यूपंक्चर से उनका विषहरण कर रही हूँ। ज्ञान जी की हालत गंभीर है। असाधारण समय में असाधारण उपाय अपनाने पड़ते हैं। अगर तू इसी तरह गड़बड़ करती रही, तू सच में किसी को मार डालेगा। आपने हमारे नेता ज्ञान जी को मार डाला है। मैं कहता हूँ, तुम्हारे दिल में कितनी बुराई है। तुम सचमुच बहुत खतरनाक हो। चुड़ैल, इसे पकड़ लो। इसे गोली मार दो। 1 मिनट रुको। अभी तक रुकना है? तुमने ज्ञान जी को मार डाला है। यह तो समय बर्बाद करने की चाल है। दोस्तों, जल्दबाजी मत करो। डॉक्टर अदिति ने रुकने को कहा है, तो चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है, 1 मिनट बाद तुम्हें कानून के हवाले कर देंगे। बुजुर्ग, ज्ञान जी होश में आ गए हैं। ज्ञान जी होश में आ गए हैं। ज्ञान जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सारे शरीर की रुकी हुई हवा फिर से बहने लगी है। मुझे इंजेक्शन किसने लगाया? डॉक्टर अदिति ने। सारी क्रेडिट डॉक्टर अदिति की है। डॉक्टर अदिति? क्या तुम वही डॉक्टर अदिति हो जिसने 80 साल पहले अपनी सेना लाकर हमारे पूरे गांव को बचाया था? हाँ। सोचा नहीं था कि जिंदगी में एक बार फिर तुमसे मिल पाऊंगा। ज्ञान जी, कहीं आप किसी और को तो नहीं पहचान रहे? डॉक्टर अदिति तो बस 20-30 साल की हैं। वह 80 साल पहले हमारे गांव को कैसे बचा सकती हैं? मैं अपने जान बचाने वाले का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? तुम ज्ञान जी के पोते छोटू हो ना? सोचा नहीं था। तुम्हें अभी तक सब याद है। तुम जैसे महान उपकारी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन इतने साल बीत गए
तुम्हारे चेहरे पर एक झुर्री तक नहीं आई। यह कहानी बहुत लंबी है। ज्ञान जी, कहीं बीमारी ने आपका दिमाग तो नहीं खराब कर दिया? आप ये छोटी सी बेटी को हमारा उपकारी कैसे मान सकते हैं? इस बार मैंने खबरों में देखा विशाल पर्वत में फिर से बीमारी फैल गई है। लगता है कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मैं मदद के लिए आई हूँ। तुम शुक्र है कि तुमने एक बार फिर हमारे पूरे गांव को बचा लिया। हाँ, यह तो झूठ है। यह छोटी सी ठग लड़की, इतनी बदकिस्मती भी क्या हो सकती है? चुप रहो। अगर डॉक्टर अदिति नहीं होती तो आज हमारा गांव कहाँ होता। जल्दी से डॉक्टर अदिति को धन्यवाद दो। जल्दी से डॉक्टर को धन्यवाद दो। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मरीजों को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सभी बीमार मजदूरों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उन्हें एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि और लोग संक्रमित न हों। ठीक है विकास, सिम्बा, तुम दोनों जल्दी से डॉक्टर के कहे अनुसार रजिस्टर करो। जाओ रजिस्टर करो। अच्छा 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 अच्छा। अभी शुक्रिया। तुम्हें आयुर्वेद की जानकारी है? हाँ, मैं आयुर्वेद कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। इस बार सुना कि गांव में अज्ञात बीमारी फैली है तो मदद के लिए वापस आई हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहो। यह अर्जुन और अदिति न सिर्फ देखने में एक जैसे हैं बल्कि काम में भी इतने तालमेल से काम करते हैं। ये जुगनू है। अदिति बड़े काम करने वाली हैं। तुम बस आगे बढ़ती जाओ। मैं तुम्हारे आगे के रास्ते को रोशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। गुरुजी देखिए, काफी रोशनी है। जुगनू, तुम पूरी रात यही करते रहे? बकवास। समय का इस्तेमाल जरूरी कामों में होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, लिखना भी तो जरूरी काम है। गुरुजी बड़े काम करने वाले हैं। मैं हर तरह से गुरुजी के आगे के रास्ते को रोशन करूंगा। क्या तुम शियाओमो नाम के इंसान को क्या तुम्हें अदिति नाम का कोई इंसान पता है? अदिति? अदिति कौन है? तुमने मेरे लिए कोई और रिवाल तो नहीं ढूंढ लिया? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वह तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर अदिति जिंदा भी होती तो शायद अब वह एक वृद्ध व्यक्ति होती। बस आखिरी दवाई खा लो, फिर पूरी तरह ठीक हो जाओगे। शुक्रिया डॉक्टर जी। इस बार आप लोगों ने ही हमारी जान बचाई है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आराम से रहो। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर जी। तुम भी आखिरी दवाई खा लो, फिर ठीक हो जाओगे। डॉक्टर आदित्य, आपकी वजह से गांव की अज्ञात बीमारी पर काबू पाया जा सका। अरे मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज था। तुम लोग इस वीडियो को देखो। अदिति सच में हमारे परिवार का गौरव है। जब अदिति विशाल पर्वत गई थी, तुम लोगों ने उसे पैसे तक नहीं दिए। दादाजी, वह दीदी की परीक्षा ले रहे थे और कुछ नहीं। अदिति में गुण और योग्यता दोनों हैं। उसे और किस परीक्षा की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो तुम्हें ही कुछ सीखने की जरूरत है। आज से तुम्हारी सारी गोल्ड कार्ड जब्त की जाती हैं। जब तुम अदिति जितनी योग्य नहीं बन जाती तब तक कार्ड वापस नहीं मिलेंगे। माँ पापा, मेरी कार्ड छीन ली गई है। अब मैं बैग कैसे खरीदूंगी? देखो, दादाजी ने फैसला सुना दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो। जब तुम सुधर जाओगी, दादाजी खुद कार्ड वापस दे देंगे। यह शैतान, जब तक यह है, मेरा जीना मुश्किल होगा। मुझे उसे खत्म कर
डॉक्टर, आप जाने की सोच रहे हैं? बेटी, मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रही थी। इतने दिन हो गए, मुझे उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे, ओह ओह, दर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। दादाजी ने कहा। अरे, दर्द नहीं है, इसे ज्यादा जरूरतमंदों के लिए रखो। एक कैंडी खा लो। जाते वक्त वे बहुत छोटे थे, कैंडी तक नहीं खा पाए होंगे। यह कैसे? यहाँ एक भी स्मारक क्यों नहीं है? शर्म की बात है। इतने सारे शहीद हुए, उनके नाम तक पता नहीं है। उन्होंने अपनी जान देकर गांव बचाया। सबको यहाँ के बारे में याद रखना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। विशाल पर्वत को। शालिनी दीदी, रमेश, मुझे जाने दो। अर्जुन, तुम वहाँ कैंडी क्यों ले गए? है? दरअसल मैं तुम्हारे दस्तावेज ठीक करते हुए तुम्हारी डायरी देख बैठा। मुझे लगा हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। विशाल पर्वत से मिले पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत कीमती हैं। हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, अमूर्त विरासत पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर जड़ी बूटियों का एक आधार बना सकते हैं, पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा दे सकते हैं और विशाल पर्वत की एक खास पहचान बना सकते हैं। ठीक है। सारा डेटा मैंने व्यवस्थित कर लिया है। अब हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की है। दीपक, क्या हुआ? पवन, जल्दी से न्यूज़ देखो। राष्ट्रीय टीवी ने तुम्हारी विरासत सूची की आवेदन सामग्री पहले ही जारी कर दी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विक्रम परिवार ने हमारी आवेदन सामग्री जारी कर दी है। विक्रम परिवार तो तुम जानते ही हो, हमेशा से अदिति समूह का प्रतिद्वंद्वी रहा है। इस बार वे हमसे आगे निकल गए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनमें क्या ईमानदारी है? वे आवेदन सामग्री कैसे हासिल कर सकते हैं? हमें वहां जाना होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे विक्रम आयुर्वेदिक औषधालय की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बार की विरासत दुर्लभ प्राचीन औषधीय नुस्खों पर केंद्रित है। हम विक्रम परिवार अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। रुको विक्रम, चुराई हुई चीज को अपना बताने की हिम्मत। अरे, यह कौन है? अरे, यह तो अदिति समूह की वह देहाती औरत है। तू कह रही है कि मैंने चोरी की है, तो मैं पूछता हूँ, क्या मैंने तुझसे चोरी की है? हाँ, ये सारे प्राचीन नुस्खे मैंने ही व्यवस्थित किए हैं। ये विशाल पर्वत के होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सबने सुना ना। वह कह रही है कि ये कीमती पांडुलिपियाँ उसने लिखी हैं। सबूत है क्या? तुम्हारे पास सबूत है? मैं? आप यहाँ कैसे आ गईं? सब लोग
माफ कीजिएगा, मेरी दीदी अभी अभी गांव से आई हैं। यहाँ के रिवाजें नहीं जानती, मैं उन्हें अभी ले जाती हूँ। मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। सुना है, यही है वो देहाती लड़की अदिति परिवार की। इतना गुस्सा, ये तो प्रसिद्धि का लाभ उठाने आई है। चूंकि तुम मेरी मदद नहीं चाहती, तो फिर इन मीडिया वालों का सामना कैसे करोगी? तुम ही देख लेना। रीना, तुम अदिति के साथ रहना, उनका विश्वास जीतना, उनकी हर हरकत की रिपोर्ट देना, लेकिन दिल से कभी कमजोरी मत दिखाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कामयाब होंगी। सोचा भी नहीं था ना, तुम आखिरकार हार गई। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी भोली होगी। चूंकि हु याओ फैंग अदिति समूह के प्रतिद्वंद्वी को दे दिया गया है। हु याओ फैंग किसके पास है यह मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो तुम्हें गिरा देना ही सबसे जरूरी है। तुम लोग यह नहीं सोचते हो कि मेरी पांडुलिपि चुराकर तुम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए आवेदन कर सकते हो। इस 100 साल से चली आ रही परंपरा वाली प्राचीन दवा, उसे वर्तमान वास्तविक स्थिति के हिसाब से आवश्यकतानुसार समायोजन की जरूरत है। तुम उसे इस्तेमाल कर पाओगे? हाँ हाँ हाँ, मजाक है। हमारा विक्रम आयुर्वेदिक औषधालय इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्या तू यह देहाती लड़की कर पाएगी? अब मैं सबके सामने प्राचीन दवा का पहला नुस्खा पेश करता हूँ, अंगोंग निहुआंगवान। ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, इस नुस्खे में लिखा गैंडे का सींग, हम सब जानते हैं कि गैंडा वन्य संरक्षित पशु है, तो तुम यह दवा कहाँ से लाओगे? क्या हमारा विक्रम आयुर्वेदिक औषधालय वन्य संरक्षित पशुओं को मारने जाएगा क्या? तू क्या बकवास कर रही है? हम गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इस दवा को कैसे सुधारोगे? मैं तुम्हें बताती हूँ, गैंडे का सींग नमकीन और ठंडा होता है। इसमें मन को शांत करना और रक्त को ठंडा करना, घबराहट शांत करना और विषहरण करने की शक्ति होती है। समान ऊर्जा का आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पानी भैंस का सींग और गैंडे का सींग दोनों के औषधि के गुण, स्वाद और मेरिडियन प्रभाव मिलते जुलते हैं। दोनों ही नमकीन और ठंडी प्रकृति की वस्तुएं हैं और उनके प्रभाव की दिशा एक जैसी है। इसलिए गैंडे के सींग की जगह पानी भैंस का सींग इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मैंने पहले एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ का इंटरव्यू लिया था। वास्तव में ऐसा कहा जाता है। सही है, पारंपरिक चीनी चिकित्सा को विकसित होना है तो उसे वर्तमान क्षमताओं और कानून के अनुकूल होना ही होगा। यह अदिति कुछ ऐसी ही है। तो फिर क्या? तू कैसे साबित करेगी कि मैंने तेरा प्राचीन नुस्खा चुराया है? ओह, क्या ये चलेगा? मैं मानता नहीं। विक्रम, माया, क्या तुम इस शख्स को पहचानते हो? याओशान की माया, देखते हैं क्या मैं इस शख्स को जानता हूँ। अर्जुन, तुम ऐसे इंसान को यहाँ लाकर क्या उलझन पैदा कर रहे हो? तुम मुझसे कहो। मैं माया की तरफ से हूँ। मैं अदिति के पास रहकर उसकी पांडुलिपि चुरा रही थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सब माया ने मुझसे करवाया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत के तौर पर। तुम अदिति की पांडुलिपि की फोटो खींचकर मुझे भेज दो। चिंता मत करो, बस तुम यह काम कर दो, मैं तुम्हारी नानी जी का इलाज कर दूंगी। उसने मेरी नानी जी का इलाज करने का वादा किया था, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन उसने मेरी नानी जी की जान की परवाह ही नहीं की। मेरी नानी आज तक बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही है। माया, तुमने अदिति की पांडुलिपि चुराई और अदिति समूह की प्रतिद्वंद्वी कंपनी को दे दी। तुम गद्दार हो। शायद रवि दादाजी भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं माया को अदिति परिवार से निकालने की घोषणा करता हूँ। हमारे अदिति परिवार में ऐसे क्रूर और दुष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। बेटी, तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस समय वह अदिति हर बात पर मेरा विरोध कर रही थी। मुझे डर था कि वह आ गई तो तुम और माँ मुझे छोड़ दोगे। मुझे तुमसे और माँ से बहुत लगाव है। मैं भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। बचपन में गरीबी का दर्द तुमने और माँ ने मुझे गोद लिया, जिससे मुझे घर की गर्माहट मिली। पिताजी, कृपया मेरी सुन लो। कृपया मेरी मदद करें। मैं सचमुच यहाँ से जाना नहीं चाहती। पिताजी। माया, तुम जन्म से शरारती हो।
संभालना मुश्किल है और अब तुमने अनादरपूर्ण कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि अदिति परिवार तुम्हें नहीं चाहता, यह तुम्हारी अपनी करनी है। अभी के लिए तुम्हें घर से निकाल दिया जाता है। अगर भविष्य में तुम गलती मानकर सुधर जाओ तो मेरा परिवार तुम्हें वापस स्वीकार करेगा। कोई है? मैं खुद चली जाऊंगी। अदिति, मैं तुम्हें अत्यधिक पीड़ा में डालूंगी। अदिति, मैंने तुम्हारे लिए विशाल पर्वत का सांस्कृतिक दूत बनने का आवेदन करवा दिया है और मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा तुम्हारी मदद करने में, विशाल पर्वत का पुनरुत्थान करने और पारंपरिक चीनी चिकित्सा संस्कृति को फैलाने में। धिक्कार है अदिति समूह को। गुलाब कंपनी दिवालिया हो गई है। 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विक्रम जी, मैं आपकी अदिति समूह को नष्ट करने में मदद कर सकती हूँ। फिर से तुम? पिछली बार तुम्हारी बात मानने की वजह से ही मुझे अदिति ने धोखा दिया था। कहीं तुम दोनों मिलकर काम कर जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो? अदिति मेरा कट्टर दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों एक ही खेमे में हैं। पिछली बार मैं लापरवाह हो गई थी, इस बार गलती नहीं होगी। तुम्हारी क्या योजना है? अदिति के सारे नुस्खे घरेलू नुस्खे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख रहा हूँ, बहुत से नुस्खे बाजार में अब उपलब्ध नहीं हैं। भले ही प्रतिस्थापन मिल जाए, वे रोग का इलाज कर सकते हैं या नहीं, सत्यापन की आवश्यकता है। ये सब बिना वैज्ञानिक आधार वाली चीजें हैं। 2 प्रभावशाली विशेषज्ञ ढूंढो, मुझे यकीन है हम उसे खत्म कर देंगे। प्रोफेसर जयंत ने देवगिरी की अमूर्त विरासत प्राचीन औषधीय नुस्खे में दवाओं का परस्पर विरोधी प्रभाव होने की नाम से शिकायत की है। वह अत्यधिक विषैला है, इसे खाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, जान को खतरा हो सकता है। यह विक्रम सचमुच पीछा नहीं छोड़ता। उसने 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाला नकली प्रोफेसर ढूंढ लिया है किसी नाम से शिकायत करने के लिए। हमने मुश्किल से विरासत सूची में शामिल होने के आखिरी चरण तक पहुंचा था। उसकी इस हरकत से सब कुछ रोक दिया गया है। हरकत? अरे, किसी अमूर्त विरासत के आवेदन की क्या जरूरत है? हमारे प्रतिष्ठित अदिति आयुर्वेदिक औषधालय को इसकी जरूरत नहीं। अभी अदिति समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अगर ऐसे ही गिरते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। सब लोग यहाँ हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। दादाजी, इतना सख्त मत बनो। मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। अभी अदिति समूह गंभीर संकट का सामना कर रहा है। सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम लोग अदिति को बाहर निकाल दो। मैं अदिति समूह को शिखर पर लौटा सकती हूँ। चुप रहो। जब तक मैं हूँ, कोई भी अदिति को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कैसा वक्त चल रहा है, तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो? क्या तुम्हें अदिति समूह के दिवालिया होने का डर नहीं? पिताजी, कंपनी तो दिवालिया नहीं हो सकती। अदिति समूह को बचाना जरूरी है। हाँ, अगर दिवालिया हो गए, पैसे नहीं रहे तो हम लोग कैसे जिएंगे? दादाजी, माया की ही बात मान लो। तुम दोनों की यह कायरता देखकर दिवालिया होने से क्या डरना। बस फिर से शुरुआत कर लेंगे। देखते हैं तुम्हारी यह अकड़ कब तक चलती है। अदिति समूह दिवालिया नहीं होगा। मैं मौके पर प्रयोग कर तो दिवालिया नहीं होगी। मैं मौके पर दवा का परीक्षण करूंगी। तुमने क्या कहा? मैं मौके पर दवा का परीक्षण करूंगी और इसे वैश्विक सीधा प्रसारण के जरिए दिखाऊंगी ताकि सबको साबित हो जाए कि विशाल पर्वत का प्राचीन नुस्खा सही है। डॉक्टर अदिति इस वक्त पूरा इंटरनेट जयंत के साथ है और उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा कर रहा है। क्या तुम सबके सामने मौत को दावत देना चाहती हो? मैं साबित कर दूंगी कि मेरा नुस्खा 100 साल से सत्यापित परीक्षणों में खरा उतरा है और करोड़ों आंखों की जांच भी झेल लेगा। मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे मरती हो। मौके पर दवा का परीक्षण और सीधा प्रसारण भी। तो इस बार आयुर्वेदिक अस्पताल ने अपनी 100 साल की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। पूरे नेटवर्क पर लाखों प्रशंसक वाले प्रोफेसर जयंत बनाम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत उत्तराधिकारी। ये तो मजेदार होने वाला है। प्रोफेसर जयंत ने खुद कहा है कि यह नुस्खा जहरीला है और ये लड़की फिर भी दवा आजमाने जा रही है। इस बार मैं प्रोफेसर जयंत के साथ हूँ। देखिए सब, यही है वह प्राचीन नुस्खा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये सारी औषधीय सामग्री ऊंचे पहाड़ और घने जंगल वाले पारिस्थितिक रूप से शुद्ध विशाल पर्वत से आई है। प्राचीन नुस्खे में सटीक संयोजन होता है, स्पष्ट संरचना होती है। दवा देने में
शासक, मंत्री, सहायक और दूत का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य है शरीर को यिन यांग संतुलन, ची और रक्त का सुचारू प्रवाह वाली प्राकृतिक स्वस्थ अवस्था में लाना। यही कारण है कि प्राचीन नुस्खा हजारों साल बाद आधुनिक समाज में भी चमक बिखेर सकता है। जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। इतनी बातें करने से क्या फायदा? असल बात यह है कि तुम्हारी दवा जहरीली है, रोग का इलाज नहीं कर सकती। हाँ, रोग का इलाज करना ही तो मायने रखता है। रुको, मेरी नानी जी को भी ठीक यही बीमारी है। हमें तो जरूर। डॉक्टर अदिति, मुझे पता है मैंने गलती की थी। तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कृपया मेरी नानी जी को बचा लो। मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूँ। रोग का तंत्र और औषधि पूरी तरह मेल खाते हैं। बुजुर्ग महिला, आप पक्की हैं? दवा होने पर भी खरीद नहीं पाना मानव निर्मित आपदा है। बीमारी का कोई इलाज नहीं, प्राकृतिक आपदा है। अगर भाग्य ने ही मेरा अंत तय कर दिया है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। दरअसल मैं रीना हूँ, वह अभी छोटी है। हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मुझे नहीं पता, क्या मुझे कुछ और साल मिल सकते हैं ताकि रीना थोड़ी और बड़ी हो जाए, मैं नानी जी को बचा सकूं। डॉक्टर अदिति, कृपया, आप ही अब हमारी एकमात्र उम्मीद है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नानी जी को बचाऊंगी। नानी जी, नानी जी, नानी जी, तुम जाओ। नहीं। हे भगवान, मरीज ने खून उगल दिया। डॉक्टर, तुम हत्यारा हो। बहुत डरावना है। ये तो मानव जीवन की उपेक्षा है। धोखेबाज औरत, युवा वैद्य बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। हत्यारा, विश्वास को धोखा दिया। दोस्तों, इस धोखेबाज औरत का असली चेहरा देख लो। हत्यारा, 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 हत्यारा। हत्यारा। रुको दीदी, रुक जाओ। अपनी शान दिखाने के लिए तुम किसी की जान लेने पर तुले हो। क्या तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? तुम्हारी अंतरात्मा को दुख नहीं होता? शांत रहो, वह तुम्हें दबाव डाल रहा है। पहले मरीज को बचाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम क्या कर रहे हो? एक्यूपंक्चर। तुम जानते हो कि इलाज बदल रहे हो। क्या तुम अपनी दवा की विफलता स्वीकार कर रहे हो? किसने कहा कि मैं इलाज बदल रही हूँ? मरीज की हालत गंभीर है, एक्यूपंक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। नाड़ियों को खोलना, दिमाग को जगाना और इंद्रियों को खोलना। प्रोफेसर जयंत, तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते, फिर प्रोफेसर कहलाने के काबिल कैसे हो? शालिनी, तुम ठीक से सोच लो। तुमने पहले ही 2 सुइयां लगा दी हैं। यह तीसरी सुई लगते ही अगर बूढ़ी औरत को कुछ हो गया तो तुम हथियारी देखो सब, दादी माँ वो होश में आ गई हैं। इससे साबित होता है कि डॉक्टर रीना का इलाज कारगर है। नानी जी, आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है दिल में इतने सालों से दबी हुई चीज अचानक गायब हो गई है। 10 डन। एक बहुत हल्का लग रहा है। दशकों से इतनी राहत महसूस नहीं हुई। अदिति, शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी नानी की जान बचा ली। मरीजों को बचाना तो मेरा काम ही है, लेकिन हमें आगे भी दवा जारी रखनी होगी और आपकी नानी के लक्षणों पर नजर रखनी होगी। ये मुमकिन नहीं। सिर्फ एक आयुर्वेदिक नुस्खे से इतना अच्छा नतीजा कैसे आ सकता है? मेरे ख्याल से मरीज पहले से ही ठीक होने की कगार पर था। ये तो अंधे बिल्ली को मरा चूहा मिलना है। प्रोफेसर जयंत, हार मान लीजिए। इस तरह बहाने बनाना शोभा नहीं देता। आपको शर्म नहीं आती? ये बहाना बनाना है? मेडिसिन में तो कई तरह की संभावनाएं होती हैं। मैं सिर्फ अपना अंदाजा जता रहा हूँ। ये सब जायज है। आप तो हर बात अपने मुंह से कह देते हैं। आपकी हिम्मत तो देखो। मुझे लगता है प्रोफेसर जयंत सही कह रहे हैं। सब लोग धोखा न खाएं।
ये रीना एक गद्दार है। इसकी बात का भरोसा कैसे करें? सही बात है, शायद सब पहले से तय है। हाँ, फिर कोई धोखा तो नहीं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये सब झूठ है। सच में। जागो, तुम सब बेवकूफ। क्या तुम सच में मरीज बचाने की कोशिश कर रही डॉक्टर को मार डालोगे? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर किसी को थोड़ी भी शक है तो मैं, अर्जुन, तुम सबको मुसीबत में डाल। शाओमेंग, मुझे घर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। डॉक्टर, तुम यह क्या नाटक कर रही हो? अभी तो तुम बहुत शानदार लग रही थी, अब यह लिन दायू वाला अभिनय क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता चल गया कि हारने वाली हो, इसलिए जानबूझकर यह दुख भरा नाटक कर रही हो? तुम चुप रहो। अर्जुन, तुम इस हत्यारे की मदद कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा? मेरा अच्छा होगा या नहीं, यह बताने की तुम्हारी औकात है? अर्जुन, भाभी कैसी हैं? अरे, उन पर हाल ही में बहुत दबाव रहा है। मेरे ख्याल से वो दुनिया भर के सब लोगों का इलाज कर सकती हैं, लेकिन अपने मन की बीमारी का नहीं कर पाती। अभी जब वो बेहोश थीं, तो बार बार पुकार रही थीं, रमेश, रमेश। रमेश, यह कौन है? क्या भाभी के दिल में कोई और मर्द भी है? नहीं समझते तो बेकार की बात मत करो। जाओ, विक्रम और जयंत के फंड के मामले की जांच करो, मुझे सबूत चाहिए। दो। अनिल, लेकिन तुम सच में कमाल हो। अगर तुमने मुझे शूदा नानी जी की बीमारी पहले से चेक करने को नहीं कहा होता तो भाभी का आज का लाइव शो इतना सफल नहीं होता। अनिल नंबर 2। लेकिन अनिल, तुम्हें कैसे पता चला कि भाभी की दवा शूदा नानी जी की बीमारी के लिए सही है? यह तो उस समय किसी ने मुझे सिखाया था। श्याओमू, इस नुस्खे को याद रखना। और इसके लक्षण भी जरूरी वक्त में जान बचा सकते हैं। गुरुजी, मुझे याद है, मरकर भी नहीं भूलूंगा। तो मैं अभी चलता हूं। गुरुजी, आपने जिनकी भी जान बचाई है, मुझे सब याद है। इस जन्म में मैं आपकी रक्षा करूंगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आखिर बुखार उतर गया। गुरुजी, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। तुमने अभी मुझे क्या कहा? ओह, मेरा मतलब है गर्म सिंकाई। मैं तुम्हारे पैरों की गर्म सिंकाई कर देता हूँ। नहीं चाहिए। मर्द और औरत में फर्क होता है, यह कैसी बात हुई? हम तो अब मंगेतर हैं, इसमें क्या अनुचित है? मुझे कुछ व्यापार के कागजात तैयार करने हैं। तुम इतनी मेहनत कर चुकी हो, थोड़ा आराम कर लो। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? व्यापार के कागजात बहुत जरूरी होते हैं, मुझे खुद ही करने होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे तरस आता है। तुम्हें अब मुझ पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अर्जुन। बलराम, तुम फिर क्या करने आए हो? अरे नहीं अर्जुन, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ नहीं देखा। मैं अभी चला जाता हूं। अर्जुन, मेरे पास सच में जरूरी काम है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। बिल्कुल गलत वक्त पर आया। तुम पहले आराम से आराम करो, मैं पहले बाहर जाता हूं। अरे बलराम, तुम्हारे पास सच में बहुत बड़ा मामला होना चाहिए। अर्जुन, वो तो बड़ा मामला ही है। हमारे आदमी ने फोन किया है। विक्रम और जयंत की सांठगांठ के सबूत विक्रम के निजी क्लब में छिपे हैं। ये विक्रम बहुत धूर्त और चालाक है, हमेशा सतर्क रहता है। शायद अब तक उन्होंने सबूत नष्ट करने शुरू कर दिए होंगे, तो हमें उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलो क्लब चलते हैं। तो भाभी का क्या? अच्छा, ये बात श्वेता को मत बताना, मुझे डर है कि वह चिंता करने लगेगी। अच्छा।
आराम से। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग देखो, यहाँ से आगे जाओ, कैमरे से दाएं मुड़ो, तीसरी गलियारे के आखिर में विक्रम का ऑफिस है। हाँ हाँ। बलराम जी, लगता है हमारा खुलासा हो गया है। हाँ 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 हाँ। अरे बिल्कुल, हाँ हाँ। अरे नहीं, अरे बाप रे। नेहा, मुझे डर था कि तुम आज रात नहीं आओगी। ध्यान रखो, कोई तुम पर नजर रख रहा है। अदिति जी, आज की रात जमकर मस्ती करना है। हाँ हाँ हाँ, तुम बस यही नजर रखो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है, जल्दी से चले जाओ। ठीक है, चलो। यह क्या है? सेफ्टी स्प्रे तुम्हारे लिए, चल। अर्जुन, कुछ गुंडे वहां गए हैं, तुम्हारे पास बस 1 मिनट बचा है। मुझे मिल गया। क्या देख रहे हो? नहीं। अरे अदिति जी, मैं पूछ सकता हूँ? अरे धीरे बोलो। मैं छू छू। अरे पत्नी। हाँ, सॉरी, मैं पानी लाता हूँ तुम्हें धुलवाने के लिए। आंख मत मलो, अरे मत मलो। अरे अर्जुन, मैंने उनका पिछला दरवाजा ढूंढ लिया, कॉमा, अर्जुन 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 अर्जुन, मैंने उनका पिछला दरवाजा ढूंढ लिया, अर्जुन कॉमा कॉमा दरवाजा ढूंढ लिया, अर्जुन 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 कॉमा दरवाजा ढूंढ लिया, अर्जुन अर्जुन कॉमा अर्जुन 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 कॉमा दरवाजा ढूंढ लिया, अर्जुन काम। सेन भाई पर हमला कैसे हो गया? अरे यार सेन भाई, चलो हम और लोगों को बुला लेते हैं। देख, हम दोनों की ताकत से वो एक क्लब क्या चीज है। हम मोटरसाइकिल चोरी नहीं करेंगे। बता किसने तुझे परेशान किया, मैं तुरंत तेरा बदला लूंगा। हिम्मत करके। मैं। जल्दी निकलो, हम नहीं। निकलो निकलो जल्दी, हाँ निकलो निकलो, चलो भाग जा, अभी निकल। कौन सा सबूत अदिति ने चुरा लिया? तुम सब निकम्मे हो, एक औरत को भी नहीं रोक सके। उन्होंने क्लब के मेंबर का भेष बनाया, हमें समय पर पता नहीं चला। अब क्या करें? अदिति के हाथ सबूत लगते ही वो हमें रिपोर्ट कर देगी। एक बार शुरू किया है तो उसे पूरी तरह गायब कर दो। आकाश, 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 जल्दी एम्बुलेंस में चढ़ो। जल्दी कोई आओ। आकाश, अर्जुन जी का क्या हाल है? अर्जुन, अभी भी इलाज चल रहा है। मुझे पता था तुमसे जुड़ा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर अर्जुन जी को कुछ हो गया तो हमारा अदिति परिवार खत्म हो जाएगा। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ, शायद मदद कर पाऊँ। बकवास करना, यहाँ सर्जरी चल रही है, तू क्या उल्टी सीधी हरकत कर रहा है? अदिति, हमारा अदिति अस्पताल मुख्य रूप से आयुर्वेद का है, लेकिन यहाँ का एलोपैथिक विभाग भी टॉप क्लास है, तू दखल मत दे। डायरेक्टर अदिति, मरीज का दिल घायल है, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश है, अभी हालत बहुत गंभीर है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। निकम्मा, कोई और तरीका है?
अर्जुन साहब को एनेस्थीसिया देने से पहले वो बार बार अदिति जी का नाम ले रहे थे। मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो वाकई देर हो जाएगी। अर्जुन कंपनी का जीवन का आधार है। अगर कुछ हो गया तो तू जिम्मेदारी ले पाएगी? तुम्हारी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पिताजी, आप उसे और ढील नहीं दे सकते। यह तो सर्जरी है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? आप लोगों के पास कोई अच्छा उपाय है? सब निकम्मे हैं। अदिति, तुम जाओ। आसमान टूट भी गया तो दादाजी तुम्हारे साथ हैं। फिर आप ही कर लीजिए। सर्जरी में कुछ हो गया तो बुजुर्ग बीच में आ जाएंगे। पिताजी, यह अरे अर्जुन, मुझे इजाजत नहीं है कि तुम्हें कुछ हो। अदिति जी, अभी पेट के अंदर भारी रक्तस्राव हो रहा है। दिल कभी भी रुक सकता है। अब सबसे पुराना, सबसे आसान तरीका अपनाना होगा। इस भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए सारे क्षतिग्रस्त अंगों के आसपास पट्टी और बैंडेज भरकर खून रोकना होगा। जल्दी से सिलाई करनी होगी। जीवन के लक्षण स्थिर होने के बाद ही दूसरी सर्जरी करेंगे। आप क्षति नियंत्रण उपचार शुरू करने की बात कर रही हैं। क्षति नियंत्रण उपचार, इससे मरीज को अन्य पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताएं हो सकती हैं। 2 बुराइयों में से कम बुराई चुनो। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। कैसा है? अभी जीवन के लक्षण सामान्य हो गए हैं। डॉक्टर अभी भी सर्जरी कर रहे हैं। अरे शीलिंग, कोई समस्या नहीं आई। बेटी, तुम्हें डैमेज कंट्रोल प्रोसेस शुरू करने का ख्याल कैसे आया? आपने युद्ध देखा है? युद्ध के मैदान में सैनिक मशीन गन से, गोलाबारी से उनके शरीर लहूलुहान हो जाते। उस समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होती थी। सिर्फ पट्टियां, गॉज खून बहने वाली जगह पर रोकने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बस जीवित रहो, तभी उम्मीद बची रह सकती है। सचमुच मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। एक प्रशिक्षित डॉक्टर जीवन मरण के क्षण में हमेशा सबसे समझदार और बहादुर चुनाव करेगा। मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में काफी रोग का इलाज करना देखा है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे कभी डर नहीं लगता था, लेकिन अभी मैं बहुत डर गई। डर इस बात का था कि कहीं खो न दें। बेटी, तुम उस लड़के से प्यार करने लगी हो। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? गुरुजी रुकिए। गुरुजी मत जाइए। मुझे प्रशांत, तुम्हें क्या हुआ? प्रशांत? अर्जुन, तुम जा गए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। आंख खुलते ही आप मेरे पास थीं। तुम थोड़ा पानी पियोगे? मैं तुम्हें उठाने में मदद करूं? वसंत, कौन सा कमीना तुमसे टकराया? मैं अभी उन्हें जोरदार चुंबन दे दूं? बलराम जी, क्या आप फहाई के अवतार हैं? अरे अर्जुन, लगता है तुम ठीक हो रहे हो, तो मैं बिना रुके चला जाता हूं। जारी रखो। बाय। शुक्रिया। तुम चलो थोड़ा पानी पी लो। अदिति, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे अभी ऑनलाइन मेरा सफाई देनी हो। मैं तुम्हारी तरह दूसरों पर अफवाह फैलाने में इतना महबूब नहीं हूँ। मेरे द्वारा डाली गई हर एक चीज पुख्ता सबूत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेकसूर हो तो तुम मुझ पर केस कर सकते हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। वो मेरी 20 साल की कड़ी मेहनत थी। तो तुमने मेरे बारे में अफवाह फैलाई। क्या तुम हमारी मेहनत बर्बाद नहीं कर रहे? दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला अंततः खुद को नुकसान पहुंचाता है। यह तुम्हारे खुद के बुरे काम करने का नतीजा है। मैडम, महानुभाव उदार होते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं सुधर जाऊंगा। रिश्वत लेना, अफवाह फैलाना, शैक्षणिक धोखाधड़ी, इनमें से कौन सा गंभीर गलती नहीं है? तुम यहाँ मुझसे भीख मांगने के बजाय खुद कुछ सुधारात्मक उपाय सोचो।
मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। एक बार जांच हो गई तो मैं जिंदगी भर उभर नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। नहीं 5 लाख, 10 लाख भी चलेगा। तुम मुझे बचाओ। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। जल्दी से चले जाओ, दूसरों के आराम में खलल मत डालो। मैं इतना मिन्नतें कर रहा हूं, तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगे? अच्छा, तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ मरोगे क्या? नहीं, नहीं 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 नहीं। तुम जान से हाथ धो बैठोगे। आह, मैं किसी भी हालत में काओ यिंग जी को फिर से किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। कुंग छांग, डॉक्टर डॉक्टर। जयंत, तुम पर शैक्षणिक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध का आरोप है। हमारे साथ चलो। डॉक्टर, चलो हम चलते हैं। बहुत अच्छा गुरुजी, इस बार मैंने तुम्हारी रक्षा की। प्रोफेसर जयंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी के शेयर नीचे गिर गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। श्रीमान विक्रम, अभी आखिरी वक्त नहीं आया है। हार मत मानो, मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। मैंने तुम्हारी सलाह मानी थी, तभी तो मैं इतनी मुसीबत में फंस गया। कहो, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मैंने नहीं किया श्रीमान विक्रम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो अदिति इतनी मुश्किल होगी। अदिति, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। अदिति को सबसे ज्यादा फिक्र अपने परिवार की है। बस इस तरह न सिर्फ अदिति को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि तुम एक नया व्यापार साम्राज्य भी बना सकते हो। एक पंथ दो काज। मुझे वो सब कुछ वापस लेना है जो मेरा है। अरे क्या हुआ? इतने दिन इलाज चला, सोचा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक चल क्यों नहीं पा रहे? शायद हड्डी को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। लगता है दवा का फॉर्मूला फिर से बदलना होगा। वसंत, भाभी। अरे, तुम सही वक्त पर आ गए। इन्हें संभालो, मुझे दवा का फॉर्मूला बदलना है। अरे ठीक है, चिंता मत करो, भाभी तुम्हारी पूरी देखभाल करेगी। अरे तुम। अर्जुन भाई, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अर्जुन, यह क्या मामला है? चिकित्सा चमत्कार है। आ अरे, तुमने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया क्या? फिर भाभी को तुम्हारी देखभाल के लिए बुलाया? तुम अकेले आदमी क्या समझोगे? इसे रणनीति कहते हैं। अर्जुन भैया को भी सब कुछ है। ध्यान रखो, बात मत फैलाना। तुम चिंता मत करो, बात कतई नहीं फैलेगी। अरे भाभी आ गई, तो मैं चलता हूँ। अरे चलता हूँ भाभी। अरे, बहुत गर्म है। चाचा जी। तुम आओ। यह है। अर्जुन, तुमने बड़ा अच्छा नाटक किया। चाचा जी, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है मैं हर दिन तुम्हारे चक्कर लगाती हूँ? तुम्हारी चोट की चिंता करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है क्या? माफ करो, मुझे डर था कि मेरे ठीक होने के बाद तुम मेरी परवाह नहीं करोगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ विशाल पर्वत है, मेरे लिए जगह नहीं है। बस, मेरे पास और भी कई जरूरी काम है। इस बचकानी हरकत में तुम्हारा साथ देने का वक्त नहीं है। गुस्सा मत हो, आगे तुम जहाँ भी जाना चाहो मैं साथ रहूंगा, ठीक है? जरूरत नहीं, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं विशाल पर्वत वापस जा रही हूँ। व्यापार सफल हो गया है। मैं औषधीय जड़ी बूटियों का आधार बनाने जा रही हूँ। अच्छी बात है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। अरे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमने विश्व धरोहर में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है। यह हमारी पहचान बन सकता है। औषधीय जड़ी बूटियों का आधार बनाना और लाल चिकित्सा संग्रहालय, हमारी लाल चिकित्सा संस्कृति को प्रदर्शित करना। अगला कदम विशाल पर्वत की लाल चिकित्सा संस्कृति यात्रा शुरू करना होगा। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने से कारखाने का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब कारखाना बंद हो चुका है। मैंने कारखाना प्रबंधक से बात की है।
कारखाने को औषधीय सामग्री के उत्पादन केंद्र में बदला जा सकता है। मजदूर आधार पर काम करना जारी रख सकते हैं। तब मैं सबको पारंपरिक तरीके से औषधीय सामग्री उगाना सिखा सकती हूँ। समय सीमा 3 साल है, तब उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री तैयार की जा सकेगी। 3 साल? ये 3 साल का समय बहुत लंबा है। हम पैसे कैसे कमाएंगे? हम भी मजदूर हैं, परिवार का पेट भी तो पालना है। हमारे पास लाल चिकित्सा संग्रहालय भी है और सांस्कृतिक पर्यटन विभाग से आय। लाभांश हिस्सा, उसमें कितना हिस्सा मिलेगा? इसके अलावा यह जगह तो बहुत दूर दराज में है। तुम संग्रहालय बनाओगे तो देखने कौन आएगा? मजाक कर रहे हो क्या? हमें बस कारखाने को ठीक से चलाना चाहिए। मैं पहले काम पर वापस जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। मत जाओ। वो बेकार चीज है। अरे सब लोग मत जाओ, ये तो विकास के लिए है। ज्ञान जी, आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? मैं फिर से सबसे बात करता हूँ, यह अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर अदिति, मेरा नाम प्रिया है। मैं कारखाना प्रबंधक की बेटी हूँ। मैं आपका समर्थन करती हूँ। आप निस्वार्थ हैं, मेरी प्रेरणा है। क्या मैं आपकी शिष्या बन? तुम वापस चले जाओ। डॉक्टर अदिति, उसे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तुम्हें शिष्य तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। यह बच्चा बहुत स्नेही लगता है। प्रिया, मैं शायद अभी शिष्य नहीं रखने वाली, लेकिन तुम इस किताब की सामग्री देख सकती हो। कुछ समझ न आए तो कभी भी मुझसे पूछ सकती हो। शुक्रिया अदिति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या मुझे अचानक एक प्रेमी प्रतिद्वंद्वी मिल गया है? और वह भी एक नादान बच्चा। तुम बेकार की बातें मत सोचा करो, ठीक है? वह तो बस एक बच्चा है। असली बात पर ध्यान दो। हाँ, हालांकि वह एक बच्चा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता। अर्जुन, क्या तुम अभी तक सोने नहीं जा रहे? हैं? मेरे कमरे में हवा आती है। घाव भरने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा यह कमरा बड़ा और गर्म है। अब तो नया ग्रामीण क्षेत्र बन गया है। भारत भूमि पर एक समृद्ध समाज का निर्माण हो चुका है। हवा कहाँ से आएगी? क्या? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं अकेला सोने से डरता हूँ, सच में। लेकिन मुझे सोना है। हाँ, तो सो जाओ। तुम सो जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम इसे परेशान न करना कहते हो? है? क्या तुम्हें मैं तुम्हारे लिए कोई एक्यूपंक्चर बिंदु दबाऊं? नहीं नहीं नहीं, तो तुम सो जाओ। तुम सो जाओ। मैं जा रहा हूँ। बाय, कल मिलते हैं। डॉक्टर अदिति, क्या संयोग है? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या सवाल है? यह प्रिया है। सुबह सुबह इतनी मेहनत? तुम डॉक्टर अदिति के कमरे से कैसे निकल रहे हो? ओह, क्या मैं डॉक्टर अदिति का मंगेतर नहीं बन गया हूँ? क्या मैं उनके कमरे से नहीं निकल सकता? हाँ हाँ। मंगेतर? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। प्रिया, तुम्हें इतना खाली समय है तो फैक्ट्री में जाकर खेती में हाथ बंटाओ। अभी फैक्ट्री में फसल उगाना बहुत जरूरी है। महामारी की वजह से खेती का समय बर्बाद हो गया। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, गांव की जमीन पर भी बीज नहीं बोए जा सके। मजदूरों से काम करवाने से काम नहीं चलेगा जब तक बीज खुद जमीन में नहीं चले जाएं। प्रिया, चोर, तुम ऐसे भी तो नहीं कह सकते। तुम खुद खेती नहीं करते, क्या बीज खुद जमीन में चले जाएंगे? बीज खुद जमीन में चले जाएं? यह तो बढ़िया आइडिया है। हम एक ड्रोन आधारित स्वचालित निगरानी और बुआई प्रणाली डिजाइन कर सकते हैं। क्या इससे पूरी तरह से ऑटोमेटिक बुआई हो सकती है? बढ़िया सोच है। मैं तो बस थोड़ा सा डिजाइन ही कर सकती हूँ। यह इतना मुश्किल नहीं है। तुम बस डिजाइन करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। देखो, और क्या सुधार की जरूरत है? मुझे लगता है यहाँ एक सूचना जोड़ी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे। ये आदमी तो काफी कुछ जानता है। अरे छोटू, आओ बैठो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यही वह कंट्रोल इंटरफेस है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। बस एक आदमी से पूरे गांव के खेतों का ऑटोमेशन काम हो जाएगा, जिससे मजदूरों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और मैंने इसे वास्तविक समय निगरानी डेटा देखने लायक भी बनाया है, ताकि मिट्टी की हालत देखकर पानी की मात्रा ठीक की जा सके। और मैंने मौसम की चेतावनी देने वाला सिस्टम भी लगा दिया है। अरे ये तो कमाल है। टीवी पर दिखाए जाने वाले पूरी तरह
ऑटोमेटिक खेती जैसा ही तो, पर इसमें तो काफ़ी पैसे लगेंगे। इसकी फिक्र मत करो, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर अदिति, तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? छोटू, तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद भी तो चाहती हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं। हो गया 30 मिनट से भी कम में सारी बुआई हो गई। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। यह उच्च तकनीक तो जबरदस्त है। पलक झपकते ही बुआई हो गई। सुरेश जी, बुरी खबर है। गांव के मुहाने पर बहुत से लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? विक्रम परिवार, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक आने की हिम्मत कर दी। लगता है तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला है। अरे गलत मत समझो, मैं मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ। मैं अदिति से को ऑपरेशन की बात करने आया हूँ। मैंने देवगिरी क्रांतिशील पर्यटन में निवेश करने का फैसला किया है। श्रीमान विक्रम हमेशा से फायदे के बिना कुछ नहीं करते। इतना बड़ा सामाजिक निवेश, शायद इसके पीछे कोई और मंशा है। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मैंने सच में अपनी गलतियां सुधार ली हैं और सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाने का फैसला किया है, कुछ सार्थक काम करने के लिए। दीदी, हालांकि हमने पहले गलतियां की हैं, लेकिन हमें सुधरने का मौका तो दो। माफ कीजिएगा, मेरी फिलहाल श्रीमान विक्रम के साथ काम करने की कोई इच्छा नहीं है और देवगिरी के विकास के लिए मेरे और आकाश का साथ काफी है। कृपया आप लोग वापस जाएं। दीदी, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। बाकी सबकी राय भी नहीं पूछी, खुद ही फैसला कर लिया। ज्ञान जी, यहाँ आपकी ही चलती है, आप ही बताइए। मैं डॉक्टर अदिति के हर फैसले का पालन करूंगा। जब उनकी आप लोगों के साथ काम करने की इच्छा नहीं है तो कृपया आप लोग वापस जाएं। मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी, राजेश जी, आपका क्या मतलब है? हमने तय किया था कि औषधीय सामग्री आधार बनाएंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। ज्ञान जी, यह मेरा अपना कारखाना है, यहाँ मेरी चलती है और श्रीमान विक्रम ने बेहतर शर्तें दी हैं तो बेशक मैं उनके साथ काम करूंगा। इसके अलावा मैं इसका विस्तार भी करूंगा। यह कारखाना मालिक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लगता है कहीं देखा है। दीदी, तुम हमें रोक नहीं सकती। चलो जाकर मजदूरों को तोहफे बांट आते हैं। सफाई कारखाने की मेहरबानी का शुक्रिया। मेरे पास तो रेशम का कंबल है, ये चीज तो बहुत कीमती है। बढ़िया, मेरे पास हाई एंड चाय का सेट है, मुझे चाय पीने का शौक है। हाँ। चाचा जी, मेरे ख्याल से उनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें खदेड़ दें। नहीं, वे साफ तौर पर तैयारी करके आए हैं। अगर जबरदस्ती उन्हें भगाया गया तो शायद वे विरोध करेंगे। हमें और सावधान रहना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। ये गिफ्ट बॉक्स यूशेन के ड्रोन सीडर से कहीं बेहतर है। मैं जाकर तुम्हें दे आती हूँ। हाँ। श्रीमान विक्रम बहुत दिलदार हैं। इस गिफ्ट बॉक्स की कीमत कम नहीं है। दीदी, मजदूर सीधी बात करते हैं, तुम बुरा मत मानना। दरअसल तुमने बहुत मेहनत की है। श्रीमान विक्रम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। यहाँ सबसे बेकार तो तुम ही हो। खांसी, क्या बदबू है। मुंह अभी भी इतना गंदा है। क्या पुराना गोबर का पानी पी लिया है? तुम दोनों की मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत? मैं देखती हूँ तुम दोनों कब तक टिकते हो। बस करो अजय, यह हमारी डिजाइन ड्राइंग है। हम यहाँ एक रिसोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं और इस तरफ एक शॉपिंग सेंटर, ताकि गांव का आर्थिक विकास हो सके। तुम सारी क्रांतिकारी यादें मिटाना चाहते हो। तुम अपनी जड़ों को भूल गए। तुम सचमुच अपनी जड़ों को भूल गई हो। अदिति, जवान लोग इतने जिद्दी मत बनो। क्रांतिकारी यादें दिल में रख लो। विकास ही एकमात्र रास्ता है। क्रांतिकारी भावना ही हमारी नींव है। तुम्हारे इस नक्शे के मुताबिक तो पूरा क्रांतिकारी विरासत स्थल गिरा दिया जाएगा, खासकर पुरातन पहाड़ी का वो हिस्सा। तुम जानते हो कि उस 300 साल पुराने पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा है? अगर हम अपनी जड़ें भूल गए तो चाहे कितना भी विकास हो जाए, वो बिना स्रोत का पानी ही रहेगा। मैं गिराने के पक्ष में हूँ। पुरातन पहाड़ी का वो हिस्सा मेरी जमीन है, मैं फैसला ले सकता हूँ। राजेश जी, आप उसकी बातों में मत आइए। ये मेरे अपने कारखाने का मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं।
हाँ हाँ हाँ, राजेश जी तो समझदार निकले। जब रिसोर्ट बन जाएगा गांव वालों को बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा। मैं सहमत नहीं हूँ। पुरातन पहाड़ी की जमीन हाथ नहीं लगाई जा सकती। ज्ञान जी, क्या आप नहीं चाहते कि मजदूर अच्छी जिंदगी जिए? राजेश जी, हमारी औषधीय जड़ी बूटियों का आधार और क्रांतिकारी पर्यटन विकास योजना गांव के विकास के लिए भी सही है और हमारी आध्यात्मिक जड़ों की भी रक्षा करेगी, यकीनन सबको समृद्धि लाएगी। तुम्हारी शर्तें श्रीमान विक्रम की शर्तों जैसी कहाँ हैं? अदिति, तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे शरीर में जान है, कोई भी पुरातन पहाड़ी की जमीन को हाथ नहीं लगा पाएगा। हम गिराने के पक्ष में हैं। हमें पैसा कमाना है। हम सब मिलकर तोड़ेंगे, तोड़कर दोबारा बनाएंगे, सब मिलकर पैसे कमाएंगे। रकर क्या करोगे? रिलीज इज लॉ ऑफ द फेंसर। ज्ञान जी, हमें बदलाव चाहिए। हम और गरीबी में नहीं रहना चाहते। तोड़ दो। तुम लोग बिल्कुल बकवास कर रहे हो। ज्ञान जी ने पूरी जिंदगी गांव वालों के लिए लगा दी। तुम उनकी कदर नहीं करते तो छोड़ो, उल्टा उन्हीं को दोष दे रहे हो। तुम्हारे दिल में इंसानियत है भी या नहीं? ज्ञान जी, गांव वाले अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। यह बकवास कैसे हुई? बल्कि आप उम्र हो गई है तो दूसरों के मामलों में दखल मत दो। ज्ञान जी, सुना है गांव में रिजॉर्ट बनने वाला है और बहुत सब्सिडी मिलेगी, क्या ये सच है? मैंने तो बहुत से लोगों को तोहफे लेते भी देखा है। हाँ, जो भी अपना खेत हमें रिसोर्ट बनाने के लिए देगा, हम एक मुश्त 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देंगे। 5 लाख? मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी राजी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अपना खेत हमें देना चाहते हैं वो हमें दे सकते हैं, और अगर तुम्हारा यह ठिकाना भी मिल जाए तो मैं और 1 लाख रुपए जोड़ दूंगा ताकि गांव वालों की जिंदगी सुधर जाए। विक्रम, खेत गांव वालों के जीवन का आधार है। तुम ऐसा करके उनका सब कुछ बर्बाद कर दोगे। साल भर खेती करना कितना मुश्किल है और कुछ पैसे भी नहीं मिलते। रिसोर्ट बनाना आसान है और पैसे भी खूब मिलेंगे। सुमन, तुम्हें इसका कर्मों का फल सुमन, तुम ऐसा करके कर्मों का फल मिलने से नहीं डरते? भाइयों और बहनों, वे शहर में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, तुम्हारी मुश्किलों को बिल्कुल नहीं समझते। वे तो बस चाहते हैं कि तुम अच्छे दिन न देखो। तुम दोनों तो मजे से जी रहे हो और हमें पैसे कमाने भी नहीं दे रहे। भाइयों और बहनों, इन दोनों बेईमान फैक्ट्री वालों को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग चुप रहो। अदिति हमारे मददगार हैं, उनके बिना हमारा आज नहीं होता। तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अशोक जी, आज आप कुछ भी कह लें, कुछ नहीं होगा। हम सब श्रीमान विक्रम के साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा राजेश जी, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। आदित्य, इस बार देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, काम तुरंत। लाल शैतान, उन्होंने तो भेड़िए को घर बुला लिया है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो अब निर्माण के दौरान नुकसान को कम करने की कोशिश करनी होगी। आप लोग चिंता न करें, मैंने बलराम से संपर्क कर लिया है। उन्हें वकीलों की टीम से संपर्क करने के लिए कहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी ढूंढने के लिए। जरा सी भी उम्मीद हो, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरे मामले, मैं उनकी चिंता नहीं कर सकता, लेकिन पुरातन पहाड़ी, वह ऐतिहासिक विश्राम स्थल, जब तक मैं जीवित हूँ किसी को भी नहीं होने दूंगा। परेशान करने वीरों की आत्माओं को। आप चिंता न करें, वह जमीन वह नहीं। भौहें मत चढ़ाओ, भौहें चढ़ाने से तुम सुंदर नहीं लगते। मैं वही जिन्न हूं जो तुम लाए हो। कोई इच्छा है? बस मन थोड़ा बेचैन है। चिंता मत करो, मैं तो हूं ही। कोई भी मुसीबत आए, मैं तुम्हारे लिए झेल लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। डॉक्टर अदिति, बुरी खबर है। विक्रम बहुत सारे लोगों के साथ आया है। वह पुरातन पहाड़ी वाली जमीन समतल करने जा रहा है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कप्तान, मैं देखती हूँ कौन हिलता है। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? यह तो शहीदों की आरामगाह है। तुम कहो तो सही,
हमें गांव का विकास करने से मत रोको। नीलम, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, फौरन अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं कोई रियायत नहीं करूँगी। अरे मैं तो डर गई, नहीं जाऊंगी, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। काम जारी रखो। मैं देखता हूँ कौन हिलता है। जब तक मेरे शव से नहीं गुजरते, तभी जब तुम मेरी लाश पर से होकर गुजरोगे। अरे बुजुर्ग, चाकू लेकर किसे डरा रहे हो? यहाँ विशाल पर्वत की रक्षा के लिए बलिदान हुए सैनिकों की कब्रें हैं। अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी मैं उनकी रक्षा करूंगा। ज्ञान जी, बकवास मत करो। यह जमीन मेरी अपनी जमीन है, मैं ही फैसला करूंगा। और यहाँ कोई शहीद भी नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हें कब्र का पत्थर नहीं दिख रहा? तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले तुम्हें इस जमीन की रक्षा करने को कहा था। क्या तुम सब भूल गए? बेटा, तुम बाहर रहते हो। सुमित, तुम वापस आ जाओ। जरूर जरूर रखना इस पुरातन पहाड़ी की जमीन को। मेरे पिताजी ने सच में ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि यहाँ शहीद हैं। और देखो, क्या यह कब्र का पत्थर लगता है? राजेश जी, वे बस विकास रोकना चाहते हैं। तुम यह मत भूलो, फैक्ट्री में करोड़ों लोगों का पेट भरना है। काम जारी रखो। नहीं राजेश, मेरी बात मानो, यहाँ शहीदों की कब्र है। ज्ञान जी, यह तो बस बंजर भूमि है, इसे पूरी तरह विकसित। यह तो बिल्कुल बंजर भूमि है, इसे पूरी तरह विकसित किया जा सकता है। शिखरपुर, रुको, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अदिति, यह मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। इस बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। तीर चलाने की तैयारी। क्या हुआ? विक्रम सर, पता नहीं किसने हाइड्रोलिक पाइप खराब कर दिया है, अब चल नहीं रहा। ठीक कर सकते हो? ठीक नहीं होगा, पुर्जे बदलने होंगे, आने जाने में पूरा 1 दिन लगेगा। तुम लोग यह मत सोचना कि इससे मुझे रोक पाओगे। आज के बाद मैं इस जगह को जमींदोज कर दूंगा। आज के बाद इस जगह को जमींदोज कर दूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं। बस 1 दिन बचा है, अब क्या होगा? जब तक उम्मीद है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन विक्रम को उखाड़ फेंकने के लिए हमें राजेश जी को मनाना होगा। लेकिन राजेश जी मुझे हमेशा किसी जाने पहचाने लगते हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वह किसके जैसे हैं। अदिति दीदी। प्रिया, यह तुमने किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अदिति दीदी, यह सब मेरे पिताजी की वजह से है। मैं फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। प्रिया, वह सीटी कहाँ से आई? यह मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। तुम्हारे दादाजी? उनका नाम क्या है? रमेश। रमेश? अदिति दीदी। बहुत अच्छा, रमेश जिंदा है। ज्ञान जी, मुझे एक तरीका सूझा है। उस युद्ध की जगह आपको याद है? हाँ याद है, लेकिन बहुत समय बीत गया है, अब पुष्टि करना मुश्किल है। मुझे वह युद्ध याद है। दुश्मन ने हमारा आधार उड़ा दिया था, मंजर भयानक था। रमेश ने जान जोखिम में डालकर हमें जड़ी बूटियां पहुंचाई थीं। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, वह पता एक छंद में छिपा होना चाहिए। चांद की कल 5वीं डाल पर झूल रही, पहला तारा पूर्व के सूर्य को दिखाता। 3 कदम। 3 कदम क्या? 3 कदम नीले पत्थर का पैटर्न तोड़ते बाएं मुड़ो, पानी की टपकने की आवाज सुनो। पत्थर के नीचे पुरानी घड़ी छिपी है। घड़ी 3 बार बजे, उत्तर की ओर भागो। तुम्हें यह कैसे पता? समय कम है, चलो जल्दी चलते हैं। अरे डॉक्टर, सावधान रहना। शायद यही जगह है, दिशा सही है, सोचा नहीं था। वक्त बदल गया और यहाँ घर बन गए हैं। सावधान, पीछे आओ, पीछे। यह जगह बहुत पुरानी और बदहाल है। यह एक खतरनाक इमारत बन गई है, कभी भी ढह सकती है। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाती हूँ। नहीं, चलना है तो साथ चलेंगे। मैंने कहा था, यह बहुत खतरनाक है। अगर ढह गई, हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अंदर जाती हूँ। नहीं गुरुजी, मैं फिर से आपको अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता।
हमेशा पता होना चाहिए। तुम ही अदिति हो, है ना? रमेश अकेला जड़ी बूटियां लेकर आ रहा है। घायलों को गिरने नहीं देना चाहिए और न ही उसे अकेले खतरे में डालना चाहिए। नहीं मेरे गुरुजी। गुरुजी। रमेश, मुझे जाने दो। गुरुजी, मैं उस वक्त तुम्हें बचाने में बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन तुम्हें नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि मैं खुद भी विस्फोट से मर गया। तो तुम मेरे लिए बलिदान दे दिए। तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था, है ना? तुमने मुझसे पहचान क्यों नहीं करते? गुरुजी, तुम हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह, एक शिष्य की तरह ही देखती रही। मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर वही पुरानी बात हो जाएगी। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मैं एक परिपक्व आदमी बनूं, एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे साथ चल सकने वाला हो। ठीक है। मुर्गे की टांग। अदिति, जल्दी भागो। नहीं गुरुजी। बुजुर्ग, एक दिन का समय पूरा हो गया है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हिलना मत। तुम सब डाकू चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। इस बुजुर्ग को जल्दी से खींचकर ले जाओ। मुझे छोड़ो। बकवास। बुजुर्ग, संघर्ष मत करो। अदिति वापस नहीं आएगी। मैं अभी इस जगह को समतल कर दूंगा। किसने कहा मैं वापस नहीं आ सकती? मैं न सिर्फ वापस आ गई हूँ, बल्कि एक अहम पुख्ता सबूत भी लेकर आई हूँ। डॉक्टर अदिति, आप आखिरकार वापस आ गईं। आपने बहुत कष्ट सहे हैं। रास्ते में भी बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार वापस आ ही गए। यही वो जगह है जहाँ उन सैनिकों ने अपना खून बहाया था। यही पुख्ता सबूत है। हम इसे भूल नहीं सकते और नहीं भूलना चाहते। राजेश जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। पिताजी, यह दादाजी की वही सीटी है। हाँ, सोचा नहीं था कि इसका दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। राजेश, तेरे पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि तुझे बताऊं, इस जगह को हाथ नहीं लगाना। यहाँ वो क्रांतिकारी शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान देकर तेरे पिता को बचाया था। यह सीटी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस वक्त डॉक्टर अदिति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेरे पिता की जान बचाई थी। डॉक्टर अदिति, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर दें। मुझे लाभ के लालच में विवेक खो देना नहीं चाहिए था। असल में मुझे पता था कि उस वक्त आपके पिता की मौत नहीं हुई थी। मैं किसी से ज्यादा खुश थी। अगर उनकी मौत हो जाती तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहता। यह जमीन मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बात से मुकरने की? चलो मान लिया पुरातन पहाड़ी तुम नहीं तोड़ोगे, लेकिन गांव वालों के खेत तो मुझे बेच दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर लिखित प्रमाण है। आज हम इसे जरूर तोड़ेंगे। यह जरूरी नहीं है। भूमि प्रबंधन नियमों के मुताबिक कोई भी संस्था या व्यक्ति खेती योग्य भूमि पर वाणिज्यिक संपत्ति विकास जैसे गैर कृषि निर्माण नहीं कर सकता। सुनील जी, आपको यह भी नहीं पता तो फिर शॉपिंग मॉल का निर्माण कैसे कर रहे थे? अदिति, अर्जुन, तुम दोनों बार मेरे काम में रुकावट डालते हो। मैं तुमसे बाजी नहीं आऊंगा। कौन? तुम दोनों पर कई गंभीर अपराधों का शक है। हमारे साथ चलो। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। अदिति, मैं नहीं हारी। माया, तुमने अपनी पूरी जिंदगी अदिति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, लेकिन माया ने कभी तुम्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। माया, अगर हम आपस में अच्छे से रह पाते तो शायद तुम सच में एक अच्छी बहन होती। ले जाओ इन्हें। हमने बचा लिया। अब हम मिलकर इसके भविष्य के गवाह बनेंगे। बाय माँ।
हम साथ हैं